आगे बढ़ेगा और हमारा परम दायित्व है कि आज हमारे बीच सीआरसी सुंदर नगर से विषय पर विशेषज्ञता रखने हेतु आदरणीय श्री मंजीत सिंह सैनी सर, जो आज के विषय के व्याख्याता के रूप में, श्रेष्ठ वक्ता के रूप में भारत में जाने जाते हैं, हमारा सौभाग्य होगा कि वे आज हमारे बीच होंगे, हम उन्हें सुनेंगे। कार्यक्रम 3 बजे से सुनिश्चित है और 3 बजे से ही समय पर सुनिश्चित भावों से आरंभ होगा। तब तक जितने भी हमारे विशिष्ट जन और हमारे प्रतिभागी जन हमसे जुड़ रहे हैं, सीआरसी लखनऊ सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। निश्चित ही यह समय 2 गुने शक्ति से अध्ययन अध्यापन करने का समय है। यह समय ज्ञानता, श्रेष्ठता को उत्कृष्टता प्रदान करने का समय है। हमने बहुत सा समय अन्य कार्यों में, चाहे वह कोविड-19 का काल रहा हो या कोई और काल रहा हो, ऐसी स्थिति में हमने बिताए हैं। अब विद्यार्थी के भाव से, प्रशिक्षणार्थी के भाव से, शिक्षक के भाव से, प्रशिक्षक के भाव से हम लोगों का यह नैतिक कर्तव्य है कि हम इस कोविड-19 में प्राप्त हुए इन अवसरों को, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे बीच आए हैं, उसको कैसे हम लाभान्वित पक्ष पर देखें और कैसे उसका अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए तीव्रता के साथ आगे बढ़ें, बौद्धिकता का उन्नयन करें, श्रेष्ठता को स्थापित करें। सीआरसी लखनऊ के इस परिसर में ऑनलाइन वेबिनार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप जितने भी वक्ता हमसे जुड़ते हैं और हमारे द्वारा आप सभी को जो भी ज्ञानार्जन, बौद्धिकार्जन तथा सशक्तिकरण के भाव, सामाजिकता के भाव, श्रेष्ठता के भाव हेतु वैचारिक पक्ष, मानसिक मंदता के उन्नयन के लिए वैचारिक पक्ष जो भी स्थापित आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, उनका यही भाव होता है कि समाज में श्रेष्ठता को कैसे स्थापित किया जाए, कैसे बौद्धिक उन्नयन को श्रेष्ठता दी जाए, कैसे सशक्तिकरण के भाव को हम स्थायित्व प्रदान करते हुए समाज में दिग्दर्शित करें। आज इन्हीं पक्षों के साथ, इन्हीं भावों के साथ हम आप फिर इस पटल पर ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं। हमारा गौरव है कि आप जैसे सुधीर श्रोता हमसे निरंतर जुड़ते रहते हैं। आप सभी परिवार जैसे हमारे बीच होते हैं, तो कार्यक्रम से जुड़े कुछ दिशा निर्देश जिनका हमें आपको पालन करना होता है, वो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। कार्यक्रम के बीच में कोई भी प्रतिभागी अपने माइक को अनम्यूट नहीं करेंगे, सब म्यूट रखेंगे, जिससे हमारे वक्ता की वाणी आप तक अच्छे से पहुंच सके। सभी प्रतिभागी अगर प्रॉपर ड्रेस कोड में है तो अपना वीडियो ऑन रखें, अन्यथा आप अपना वीडियो ऑफ रखें। आपका डाटा भी बचेगा और साथ ही साथ आप विधिवत सुन भी पाएंगे। अगर आप प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठे हैं, आप कार्यालय में हैं या घर पे हैं, वहां भी बैकग्राउंड और आपके बैठने का भाव विधिवत है, ड्रेसअप ठीक है, तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, कोई बहुत विशेष समस्या नहीं। कार्यक्रम का निश्चित समय हो चुका है। मैं आदरणीय निदेशक सीआरसी लखनऊ के निदेशक साहब से अनुमति चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को मैं विधि पूर्वक आरंभ करूं। आदरणीय निदेशक सर।
हाँ जी नागेश जी, कार्यक्रम शुरू करिए। सादर प्रणाम सर। आज का यह कार्यक्रम सैनी सर जुड़ चुके हैं क्या? दृष्टि दिव्यांगता के क्षेत्र में द्वितीय पायदान पर जो एक हमारी मेजोरिटी है, जो हमारा एक परिवार है, अल्प दृष्टिबाधिता का परिवार, उस परिवार के लिए शैक्षणिक प्रबंधन कैसे किया जाए, उस परिवार के लिए शैक्षणिक क्रियाकलाप को कैसे हम सेट करें, इन भावों को देखते हुए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं स्वागत के कड़ी में सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशिका आदरणीय श्रीमती स्मिता जयवंत मैम का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आपके कुशल निर्देशन में सीआरसी लखनऊ नित नवीन कार्यों को पूर्ण संकल्पित होता है। मैं इस कार्यक्रम में अपनी ऊर्जावान प्रतिभागिता कर रहे और सीआरसी लखनऊ को नए उद्देश्यों की तरफ अग्रसित करते हुए हमें एक नई राह, नए प्रतिबिंब की तरफ ले चल रहे यशस्वी निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर का स्वागत करता हूं, जिनके कुशल निर्देशन में हम बौद्धिक उन्नयन के लिए, बौद्धिक विकास हेतु नए से नए कार्यक्रमों की संकल्पना करके और एक नवीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सदा प्रेरित है। मैं इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर अपनी उपस्थिति कर रहे आदरणीय श्री मंजीत सिंह सैनी सर, ऑफिसर इंचार्ज एंड असिस्टेंट प्रोफेसर सीआरसी सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश, NIPBD, DEPWD, MSJENE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमसे जुड़ रहे सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम के प्रथम कड़ी में मैं आदरणीय निदेशक साहब, सीआरसी लखनऊ के यशस्वी निदेशक श्री रमेश पांडे सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के विषय पर अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। आदरणीय निदेशक सर। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश पांडे जी। सैनी साहब जुड़ चुके हैं क्या? जी सर, जुड़ रहे हैं। वो इसी की मीटिंग में है, तुरंत 2 मिनट में जुड़ रहे हैं। हाँ, आज उनकी इसी मीटिंग थी, बिल्कुल सही है। तो कार्यक्रम आप लोग जारी रखेंगे या कैसे करेंगे? उनका जुड़ने तक इंतजार करेंगे? बस सर, वो 1 मिनट में जुड़ रहे हैं, हमसे बात हो गई है। उनको जुड़ने दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। जी सर, जी। हमारे बीच विधुरंजन जी हैं, जो प्रेजेंट की बटन बार बार दबा रहे हैं। आपसे विधुरंजन जी, बारंबार आपसे निवेदन है, कृपया प्रेजेंट की बटन न दबाएं। जितने भी प्रतिभागी हमसे जुड़े हुए हैं, सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पिछले 5 से अधिक महीनों से हमारे आपके बीच है। अब हम आप लोग फेमिलियर हो चुके हैं, तो अब किसी कार्यक्रम में सुचिता पूर्वक प्रतिभागिता करने हेतु हमारा आपका यह नैतिक दायित्व होता है कि हम आप प्रेजेंट की बटन न दबाएं। प्रेजेंट की बटन तब दबाएं जब कोई चीज, कोई विषय बिंदु आपको प्रस्तुत करना होता है। इस अवस्था से बचने के लिए कृपया आप प्रेजेंट की बटन न दबाएं। अपने माइक को म्यूट रखें, अनम्यूट तब करें जब कुछ कहना हो। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में आपके प्रश्न लिए जाएंगे। आपका कोई प्रश्न होता है तो आप चैट बॉक्स में बीच बीच में लिख के हमें बता भी सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुचिता को बनाए रखने हेतु, कार्यक्रम को विधिपूर्वक चलाने हेतु आपसे निवेदन है कि कृपया कोई प्रेजेंट की बटन न दबाए तथा कोई भी अनम्यूट करके कार्यक्रम में किसी तरीके का व्यवधान उत्पन्न न करें। हमारे वक्ता जल्द ही हमसे जुड़ रहे हैं, वो एक मीटिंग में है, हमसे जुड़ चुके हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आदरणीय सर, मंजीत सर हमारे बीच आ चुके हैं। आपसे निवेदन है, आप आशीर्वचन प्रदान करें। हाँ, मंजीत सर जुड़ गए हैं क्या? जी सर, आ चुके हैं सर। ठीक है।
चलिए, बहुत नमस्कार। बहुत खुशी की नमस्कार सर, बहुत खुशी की बात है। मैं कैसे समझ हैं? सकता हूँ आज आपकी इसी मीटिंग थी आज आपकी देहरादून में। आपका बहुत व्यस्त शेड्यूल रहा होगा। मैं आशा आप करता फ्री हूँ कि हैं? आपकी इसी मीटिंग भी बहुत अच्छी रही होगी। ठीक और ठीक। तो बहुत मैं आपको लखनऊ आने के बाद, ऐसे तो आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे शिक्षक रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं मेरे बहुत सालों से, दशकों से भी ऊपर समय हो गया। और जी आपको जी। लखनऊ आने के बाद आपका स्वागत करने का पहली बार अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने जो कार्यक्रम समन्वयक है विकास, नागेश और चंदन, इनको भी बधाई दूंगा। और सर, आपको अपने राष्ट्रीय संस्थान की तरफ से, सीआरसी की तरफ से, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी की तरफ से सर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। विकास ने जब ये प्रपोजल दिया कि लो विजन वाले बच्चों का एजुकेशनल मैनेजमेंट करना है और इसमें सैनी सर को बुलाना है, तो मैंने कहा सर से रिक्वेस्ट करो, सर से बेहतरीन इस टॉपिक पे बोलने वाला मेरे नॉलेज में कोई नहीं है। और दूसरा सर, जब विजुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो लो विजन के एजुकेशनल मैनेजमेंट पे चर्चा कहीं ना कहीं छूट गई है और उस पर कोई बात नहीं करता, उनकी टेक्नोलॉजी पे कोई बात नहीं करता, उनकी एक्सेसिबिलिटी पे कोई बात नहीं करता, उनके एजुकेशनल सपोर्ट पे कोई बात नहीं करता। और खासकर जब रूरल सेक्टर में सर, जहां इंक्लूसिव एजुकेशन की प्रैक्टिसेस हर स्कूल में हो रही हैं और बच्चे जा रहे थे, ऐसे में जो हमारे लो विजन बच्चे हैं उनका शैक्षिक प्रबंधन इंक्लूसिव सेटअप में कैसे किया जाए, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर कोई बात नहीं करता। तो कहीं ना कहीं दृष्टि बाधिता की जब हम बात करते हैं तो हमें लो विजन की भी बात करनी चाहिए, लेकिन सारी बातें शिफ्ट हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सर, कि यहाँ लोगों को लो विजन के बारे में और उन बच्चों के शैक्षिक प्रबंधन के बारे में आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, आपका फिर से हृदय से स्वागत करता हूँ। और फिर से अपने जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उन सबका स्वागत करता हूँ और अपने सभी कर्मचारियों अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सादर धन्यवाद सर, थैंक यू। आपका आशीर्वचन और आपका मार्गदर्शन हमें नित्य नवीन कार्यक्रम करने और श्रेष्ठ जनों को सुनने हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं आज के मुख्य वक्ता और सहृदयता के प्रतीक। मैं सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूंगा, वैसे सैनी सर इस बात से पूर्ण परिचित हैं कि लॉकडाउन में आपके द्वारा जब जब विद्यार्थियों की मांग उठी कि हमें सैनी सर को सुनना है, सैनी सर उपलब्ध रहे और यह आपकी श्रेष्ठता, महानता और विद्वत्ता का एक परिचायक है। आप सीआरसी सुंदरनगर में प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वेब आधारित अपनी सेवाएं पिछले 7-8 महीनों से आप डीएड एससीबीआई विद्यार्थियों हेतु और शिक्षण प्रशिक्षण में लगे छात्र छात्राओं अध्यापकों हेतु प्रदान कर रहे हैं। मेरा परम गौरव रहा है कि आपसे आशीर्वचन और आपका सानिध्य प्राप्त होता रहा। मैं आमंत्रित करता हूं, ज्यादा समय न लेते हुए आप आए और आज के विषय पर अपनी महनीय राय, महनीय जानकारी हमारे बीच रखें। आदरणीय मंजीत सैनी सर। सबसे पहले प्रणाम, सबको नमस्कार। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज स्पष्ट है सर। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले डायरेक्टर सीआरसी लखनऊ रमेश पांडे जी को बहुत बहुत बधाई। आईपीएच डायरेक्टर मैडम समिता जी को बहुत बहुत बधाई सीआरई प्रोग्राम कराने के लिए, और उनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा शुरू में ही कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम्स आज के उसमें चला रहे हैं ताकि लोग जो हैं, ये सीआरई प्रोग्राम है, मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये सीआरई प्रोग्राम चल रहा है मेरे ख्याल से। इसलिए नहीं लोगों सर, को ये क्षमा वेबिनार करें, है। ये अच्छा, वेबिनार है वेबिनार है। सर। अच्छा, कोई बात नहीं। सीआरई प्रोग्राम्स भी पीछे कराए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सीआरई प्रोग्राम्स भी लगातार हो रहे हैं, वेबिनार्स भी लगातार हो रहे हैं। सीआरई प्रोग्राम्स इन दिनों इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि पूरे साल कोविड के चलते हुए ऐसे प्रोग्राम्स फेस टू फेस नहीं हो पाए, तो
वर्चुअल प्रोग्राम्स के माध्यम से सीआरई पॉइंट्स भी लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक श्रृंखला बनी हुई है और लगातार चली आ रही है। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। नागेश जी को खास तौर से बधाई कि ये बड़े ही जुझारू व्यक्ति हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैंने जुझारू वर्ड यूज किया है। बड़े प्रयत्नशील हैं, हटते नहीं हैं, जो सोच लिया वो पूरा करके ही रहते हैं। तो इस बात से यही सिद्ध होता है कि काम करना है तो उसके लिए समय को नहीं देखा जाता है। कैसा भी समय है, चाहे कोविड का समय रहा हो और कोई दिक्कतें आई हो, लेकिन काम चलता रहना चाहिए। और सैकड़ों मेरे ख्याल से प्रोग्राम्स आप लोगों ने कराए हैं, आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। अगर मैं अब सीधे अपने समय को बचाते हुए पॉइंट पे आता हूं, तो एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑफ लो विजन चिल्ड्रन, ये टॉपिक आज दिया गया है, इस पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स मेरे ख्याल मिक्स्ड ग्रुप हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं मेरे ख्याल से। इसमें एक मिक्स सा ग्रुप मुझे लग रहा है, तो सभी के लिए फायदेमंद है। बल्कि टॉपिक जो है ये एजुकेशनल मैनेजमेंट ऑफ लो विजन चिल्ड्रन, ये खास तौर से चाहे बच्चे हों, चाहे जनरल स्कूल के टीचर्स हों जिन्हें हम रेगुलर टीचर्स कहते हैं, हम लोग स्पेशल टीचर्स हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, हम लोग स्पेशल फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन जो जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, रेगुलर टीचर्स हैं, ये टॉपिक इक्वली उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए। ये टॉपिक उस घर के हर एक मेंबर के लिए उतना महत्वपूर्ण है जिस घर में बुजुर्ग रहते हैं। ये आपके घर पर भी उतना लागू होता है जितना मेरे घर पर लागू होता है। आगे चलते हुए जब मैं अपने लेक्चर में बातें करूंगा तो आप लोगों को शायद ये मालूम चलेगा कि इनकी दिक्कतें क्या है। पहले हमें इनकी दिक्कतों को समझना है, उसके बाद ही इनके लिए हम कोई प्लानिंग कर सकते हैं। हम बात करेंगे सिर्फ एजुकेशन की, एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये घूम फिर के सब एक ही मतलब होता है। बीच में कुछ रिस्पॉन्सेज अगर आप देना चाहें तो प्लीज आप हाथ खड़ा करिए या आप उसमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जब मैं अगर कोई पूछता हूँ सवाल तो आप एक एक करके बता सकते हैं। नहीं तो लास्ट में आपकी जितनी क्वेरीज होंगी मैं उन क्वेरीज को लेने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं छोटा सा एक भूमिका के साथ। जरा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि लो विजन होता क्या है। अब हम फेस टू फेस होते तो मैं आपसे शायद ये प्रश्न कर भी लेता क्लास में। अगर आप में से कोई बताना चाहे कि लो विजन होता क्या है, कोई एक सिंगल लाइन में। देखिए, दो प्रकार की परिभाषाएं हुआ करती हैं। एक होती है लेमैन डेफिनेशन। लेमैन डेफिनेशन उसे बोलते हैं कि हम किसी और व्यक्ति से जो इस फील्ड से जुड़ा नहीं है, उससे अगर हम ये सवाल पूछें तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक लो विजन की परिभाषा कैसे बताएगा, उसे कहते हैं हम लेमैन डेफिनेशन। एक होती है क्लिनिकल डेफिनेशन या मेडिकल डेफिनेशन, जो तरीके से बनती है, क्लिनिकल या मेडिकल। जैसे हमारी पीडब्ल्यूडी एक्ट की परिभाषा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की अलग परिभाषा है। दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों परिभाषाओं में अंतर है। अगर आप दोनों परिभाषाएं देखेंगे लो विजन की, आपको उसमें अंतर मिलेगा। चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। कोई लिख रहे हैं, अ विजन दैट मेक्स हार्ड टू डू एवरीथिंग एक्टिविटीज। किसने लिखा है? गुड, अच्छा प्रयास लिखा है। और भी कोई बताना चाहे बता सकते हैं। लो विजन, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें कि लो विजन व्यक्ति कौन होता है या लो विजन होता क्या है, उसका सिंपल किसी ने लिखा पार्शियल विजन। वेरी गुड, हम इस पार्शियल वर्ड को भी उठाकर इस पर चर्चा करेंगे। तो उसकी परिभाषा एक लेमैन के हिसाब से होती है कि भाई जिसको कम दिखाई देता है, लो माने कम, विजन माने दृष्टि, जिसको कम दिखाई देता है वो लो विजन होता है। क्या गलत बोला? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही परिभाषा है, जिसको कम दिखाई देता है। अब उसमें आगे हम अतिशयोक्तियां जोड़ते चलें, परिभाषा को बनाते चलें, बिगाड़ते चलें कि वो
वो कार्य नहीं कर सकता, वो कार्य कर लेता है, वगैरह वगैरह, तो परिभाषा बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। इसने लिखा है फील्ड ऑफ विजन लेस देन 10 डिग्री। चलिए, ये क्लिनिकल डेफिनेशन में आ गए। कोई बता रहे लार्ज प्रिंट बुक्स प्रोवाइड की जाए, ठीक है, ये भी इसमें आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लो विजन जो डेफिनेशन है हमारे देश में बड़ी देर से आई है। ये शब्द ही, ये टर्मिनोलॉजी जो है, टर्म है, ये बहुत देर से आया है। कृपया बीच में आवाज ना करें, बीच में आवाज ना करें, डिस्टरबेंस होती है सबके लिए। शुरुआत के दिनों में अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज से, तो ये टर्म उनके लिए बहुत पहले से यूज करते हैं। 1960s से वेस्टर्न कंट्रीज में इस पे बहुत काम हो रहा है और होते आ रहा है। हमारे देश में अगर हम बात करें लो विजन टर्म की, तो ये 80s के दशक में कहीं जाकर आया। उससे पहले क्या टर्म यूज होती थी, जैसे मैंने बताया, किसी ने लिखा था कि पार्शियल वर्ड किसने यूज किया। उससे पहले हमारे देश में पार्शियली ब्लाइंड बोला जाता था। लो विजन जो आज हम बोल रहे हैं उसको पार्शियली ब्लाइंड बोलते थे। एक तो ब्लाइंड हो गया, ब्लाइंडनेस इज इन इटसेल्फ ए डिसेबिलिटी, जो हमारे आरपीडी एक्ट में एक डिसेबिलिटी है। ब्लाइंडनेस एक अपनी डिसेबिलिटी है। लेकिन शुरू में पार्शियली ब्लाइंड टर्म का यूज होता था, भाई वो व्यक्ति जिसके पास पार्शियल विजन है, शेष दृष्टि मौजूद है, बची हुई दृष्टि है, बची कुची दृष्टि है, न जाने कितने शब्दों को हम सुनते आ रहे हैं। फिर कुछ बुद्धिजीवियों ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया। क्या प्रश्न चिन्ह लगा? जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस पे प्रश्न चिन्ह ये लगा कि उदाहरण के लिए 2 गिलास पड़े हुए हैं, कांच के गिलास हैं, और एक पूरा भरा हुआ है। कृपया करके अपना माइक बंद रखें, डिस्टर्बेंस हो रही है। कृपया प्लीज प्लीज, एक गिलास ले लेते हैं, उसमें आधा पानी भरा हुआ है, आधा खाली है। माइक म्यूट रखें। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है, कृपया माइक म्यूट रखें, कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलने दें। आदरणीय सर, आप कंटिन्यू करें सर। आप सभी से बार बार निवेदन है, विधि पूर्वक हम सुन पाए, और आप सभी लोग जिस तरीके का चैट बॉक्स में रिस्पांस दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि आज के हमारे श्रोता बहुत अच्छे, बड़े उन्नत और बहुत श्रेष्ठवत है। कुछ दृष्टि दिव्यांग छात्र और छात्राएं हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे सभी से मैं बताना चाहूंगा, कृपया प्रेजेंट की बटन न दबाएं, साथ ही साथ अपना माइक म्यूट रखें। कुछ लगता है विद्यार्थी पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, जिनके कारण ऐसी कुछ समस्याएं आ रही हैं। उन सभी से मैं बार बार निवेदन करूंगा कि वे अपने माइक को म्यूट रखें और प्रेजेंट की बटन न दबाएं। आदरणीय सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। श्री मंजीत सिंह सैनी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद कुछ तकनीकी कारणों से सर अपना माइक अनम्यूट करिए सर। आदरणीय सर, आपका माइक म्यूट है, कृपया माइक अनम्यूट करिए सर। हाँ जी, मैं अब सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। आवाज गलती से मुझे शायद रिमूव हो गया था कहीं से। सर अगर वो अपना माइक म्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो टेक्निकल टीम से बोल दीजिए, वो म्यूट कर देंगे उनको। विवेक जी निवेदन है, विवेक जी कृपया सुनिए। आप विवेक जी निवेदन है, आप सुनिए जी, सुनिए। हाँ आदरणीय सर। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा था कि जो पार्शली ब्लाइंड जो टर्मिनोलॉजी आई थी, उस पर सवाल खड़े किए थे हमारे एजुकेशनिस्ट ने। अब सवाल ये था कि एक व्यक्ति जब को थोड़ा बहुत देख सकता है,
उसके आगे भी आपने ब्लाइंड जो वर्ड है काहे को जोड़ रखा है? पार्शली साइटेड क्यों नहीं बोलते, पार्शली ब्लाइंड क्यों बोलते हैं? बात सही थी। एक गिलास है पानी का, वो आधा भरा है आधा खाली है। अगर कोई पूछता है आपसे कि गिलास में पानी कितना है, तो क्या अच्छा लगता है बोलने में, आधा भरा या आधा खाली? निश्चित रूप से आधा भरा बोलने में एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाई देता है, एक पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक सोच दिखती है। तभी हम कहते हैं ना, एक व्यक्ति क्या कर सकता है, हमें उसकी बात करनी चाहिए, ना कि उसकी नेगेटिविटी की बात करें कि ये व्यक्ति ब्लाइंड है, ये व्यक्ति दृष्टिहीन होते हुए ये नहीं कर सकता, ये फुटबॉल नहीं खेल सकता, ये क्रिकेट नहीं खेल सकता, ये चाय नहीं बना सकता, वगैरह वगैरह की बात हम करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमें उसकी बात करनी चाहिए जो वो कार्य कर सकता है, जो उसकी क्षमताएं हैं, हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक उदाहरण और देता हूं, मेरे साथ एक दृष्टिहीन व्यक्ति मान लिया खड़े हैं, चल रहे हैं, मेरे मित्र हैं, और आप में से कोई मुझसे पूछता है कि आपके साथ खड़े हैं ये कौन है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उनका नाम बताऊं और उनका परिचय बताऊं, उनका डेजिग्नेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं। ये नहीं कि मेरे साथ ये अमुक सुरेश जी खड़े हैं या विनोद जी खड़े हैं या ये सैनी जी खड़े हैं और ये दृष्टिहीन है, ये बोलते हुए थोड़ा हमें शोभा देता है। तो हमारी सोच की बात हम कर रहे थे, तो वही सोच में लौट के ला रहा हूं। तो इसलिए पार्शली ब्लाइंड को हटाकर पार्शली साइटेड टर्म का प्रयोग हुआ, काफी समय तक चलता रहा। आगे चलकर ये टर्म भी बैन हो गई है, अब हम पार्शली साइटेड वर्ड का भी यूज, टर्म का यूज नहीं करते हैं। अब नई टर्म आ गई थी लो विजन। अब समस्या ये खड़ी हुई, एक तरफ एक कैटेगरी है ब्लाइंड और एक तरफ कैटेगरी है लो विजन। अब किस तरह से उनको परिभाषित करेंगे, क्या दिखते हैं? ब्लाइंडनेस कैटेगरी आप जानते हैं, लो विजन में भी अब देखिए, अगर आप बात करते हैं WHO की डेफिनेशन देखते हैं या RPD एक्ट की, PWD एक्ट की परिभाषा उठा लेते हैं, दोनों में अंतर एक कहीं जिक्र हो रहा है विजुअल फील्ड का और विजुअल एक्यूटी का, दृष्टि क्षमता और दृष्टि क्षेत्र का जिक्र होता है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि लो विजन को समझने से पहले हमें समझ लें कि दृष्टि क्षमता क्या है और दृष्टि क्षेत्र क्या है। आमतौर में डिप्लोमा लेवल कोर्सेज में यह सारा पढ़ाया जाता है, उसके लिए पूरा पेपर होता है, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि दृष्टि क्षमता वो होता है कि जो हमारी दृष्टि से हम देख पा रहे हैं। मान लिया मैं इस समय देख पा रहा हूं कि सामने मेरे एक लैपटॉप है और सामने कई बच्चों के आइकन आ रहे हैं, उनकी फोटो आ रही है, तो मैं उससे ये पता लगा पा रहा हूं कि किसने कौन से कलर की शर्ट पहनी। उदाहरण एक और दे, प्लीज माइक बंद रखें। उदाहरण के लिए मैं कमरे में बैठा हूं और मेरे सामने कोई वस्तु है, मेरे सामने एक अलमारी है, तो मुझे उस अलमारी को देखते हुए मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है? एक बोला कलर विजन, मुझे उसका रंग दिखाई दे रहा है। और इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है मुझे, बताएं? और इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? एक उसका कलर मुझे पता लग रहा है, शेप, किसने लिखा है शेप, वेरी गुड, वो एक रेक्टेंगुलर है, आकार उसका, ठीक है, आकार मालूम चल गया कि रेक्टेंगुलर शेप की है, उसका रंग लाल है। और तीसरा चीज, कोई बोला साइज बोलते हैं तो ठीक है, साइज उसका इतना मोटा है, इतनी पतली अलमारी है, इतनी लंबी है, वो आकार में भी आ गया और शेप साइज में भी आ गया। तो साइज पता लग गया, शेप पता लग गया, डिजाइन तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, डिजाइन आप लिख रहे हैं, कलर पता लग गया, और कितनी दूरी पर है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड पवन गुप्ता जी, गुड, आपने अच्छा लिखा। डिस्टेंस, वो वस्तु मेरे से कितनी दूरी पर है। तो एक जगह बैठे बैठे आपने क्या जान लिया, उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज और कितनी दूरी पर है। ये इंफॉर्मेशन मुझे किससे मिली? मेरी दृष्टि क्षमता से मिली।
दृष्टि क्षमता अगर आप समझ रहे हैं, दृष्टि क्षमता यही होती है, जैसे 6/6 आपने पायलट बनना है तो आपकी दृष्टि क्षमता 6/6 होनी चाहिए। डॉक्टर बनना है तो 6/6 होनी चाहिए। आप स्पेशल एजुकेटर बन गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, हमारी चाहे 6/12 हो चाहे 6/18 हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने भी चश्मा लगाया हुआ है, पढ़ा रहा हूं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कोई नौकरी से बाहर नहीं निकाल रहा है। एज फार एज पॉसिबल मैं चश्मा लगा के अपना काम कर पा रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो दृष्टि क्षमता का प्रयोग हम हर वक्त करते हैं। ये हमारी रेटिना में एक लेयर होती है, रॉड्स एंड कोन्स बोलते हैं उसको, रॉड्स एंड कोन्स, उसकी हेल्प से हम दिन में काम करते हैं। ठीक है, दिन में कोन्स काम करते हैं तो हमें रंगों की पहचान हो जाती है, सामने अलमारी के बारे में पता चल जाता है। शाम जैसे ही शाम ढलती है, शाम ढलती है, उस अलमारी की जगह कोई दूसरी अलमारी रख दीजिए तो हमें उसका ना रंग दिखाई देगा, ना शेप दिखाई देगी, ना डिस्टेंस दिखाई देगा, ना उसका और कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। कोई शाम के टाइम कोन्स काम नहीं करते हैं और रॉड्स काम करते हैं तो हमें सिर्फ थोड़ा हिलता हुआ, हिलती हुई चीजें दिखाई देंगी। शाम के टाइम हम नहीं बता पाएंगे ये पत्ते, ये पेड़ आम का है कि ये पेड़ लीची का है, हम बता पाते हैं? कोई नहीं बता पाते हैं। हाँ, हमारे घर का पेड़ है तो हमें पता है, चाहे रात का अंधेरे में पूछ लो हमसे कोई ये लीची का पेड़ है तो हम बता देंगे लीची का पेड़ है। लेकिन बाहर टहलते हुए अननोन जगह जाते हैं तो हमें सिर्फ शाम के टाइम पेड़ हिलते हुए दिखाई देते हैं। ये कहना मुश्किल है वो आम का है कि अमरूद का है। क्यों? कोन्स काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रॉड्स काम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि दृष्टि क्षमता क्या है। अब दृष्टि क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तभी ये 6/6 जो आप लोग पढ़े होंगे, अगर डिप्लोमा बीएड में पढ़े हैं तो सरल चार्ट का बारे में आपको बताया हुआ, उसमें अलग अलग संख्याएं थी। कोई चार्ट में छोटा अक्षर था और चार्ट में सबसे ऊपर बड़ा अक्षर था। उससे हम टेस्टिंग शुरू करते हैं, उसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अमुक व्यक्ति की दृष्टि क्षमता कितनी है। ये नियर विजन के लिए भी है, अलग टेस्टिंग होती है, और डिस्टेंस विजन के लिए अलग टेस्टिंग होती है। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये क्लिनिकल है, ये काम डॉक्टर का है, लेकिन आपको इसकी जानकारी मिल जाती है। ये जानकारी कहाँ मिलती है आपको? ये जानकारी आपको मिलती है उस व्यक्ति के जो क्लास में आपका बच्चा बैठा हुआ है, उसका जो, प्लीज माइक बंद करिए, कामले जी माइक बंद करिए। तो ये जानकारी हमें उसके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में मिल जाती है। हमें किसी भी लो विजन बच्चे का अगर एजुकेशनल प्लान बनाना है, उसका एजुकेशनल मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी से मेरा मतलब है उसकी दृष्टि की जानकारी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में कुछ जानकारियां मिली होती है, हमें दिखती है कि उसकी राइट आई में विजन कितनी है, लेफ्ट आई में कितनी है, बोथ आईज में कितनी है, कलर विजन उसका है कि नहीं है। कई बच्चे कलर विजन में दिक्कत मात खा जाते हैं, रंगों में पहचान नहीं कर पाते हैं। कई बार आंखों की दृष्टि जो है वो फीट में होती है तो काउंटिंग फिंगर्स दिखा होगा। जब सरल चार्ट में बच्चा नहीं पढ़ पाता है टेस्टिंग में तो उंगलियां भी गिनवाते हैं। ऐसे कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो हमें पता तो हो कि ये बच्चे की दृष्टि है कितनी। बच्चे की दृष्टि तो है पर उसकी दृष्टि है कितनी। अब ठीक है, दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टिहीन हो जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं टोटली ब्लाइंड। हालांकि टोटली ब्लाइंड अपने आप में कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन ये हमारी बनाई हुई है सिर्फ बताने के लिए कि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से दृष्टिहीन है, उसके पास दृष्टि बिल्कुल नहीं है। तो उसको ब्रेल सिखाते हैं हम लोग, कंप्यूटर सीख लेते हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जॉ सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद हैं। इसी कंप्यूटर में जिसमें मैं बैठा काम कर रहा हूं, इसमें जॉ सॉफ्टवेयर भी है। मैं आंख बंद करके भी टाइप करता हूं तो मैं टाइप कर सकता हूं, दृष्टिहीन भी टाइप कर लेता है, एक्सेल में काम कर लेते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास उपलब्ध हैं। वो बात हमें दिक्कत नहीं आ रही है दृष्टिहीन के साथ। ब्रेल भी सिखा सकते हैं, ब्रेल भी सीख लेते हैं, टाइप भी कर लेंगे हमारी तरह। लेकिन जो बच्चा लो विजन होता है उसके साथ सबसे पहले दिक्कत ये आती है कि वो किस कैटेगरी में जाए। वो एक पेंडुलम की तरह होता है, पेंडुलम की तरह। आप समझते हैं पेंडुलम? जो बड़ी घड़ियां होती है उसमें पेंडुलम होता है, कभी लेफ्ट को जाता है कभी राइट को जाता है। एक बच्चा स्कूल में दाखिला लेने आता है तो स्कूल का प्रिंसिपल
स्कूल हो सकता है आप में से कई सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स हो, मेरी बात को नेगेटिविटी पे बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर बात करता हूं। तो मैंने स्कूल में भी 12-13 साल एज अ टीचर काम किया। इन लो विजन बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1989 में, मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट था। उसके लिए हमने एक एजुकेशनल इनके लिए किट बनाई है, विजुअल एफिशिएंसी किट्स हमने तैयार की 1988-89 में। तो तब की मैं अनुभव बता रहा हूं अपने, जब हमने इस क्षेत्र में 30 साल पहले काम करना शुरू किया था। तब जब बच्चा स्कूल में आता था, आज भी कई स्कूलों में दिक्कत है, 30 साल पहले भी थी, आज भी अवेयरनेस इतनी नहीं हो पाई है कि बच्चा स्कूल में आता है तो स्कूल का प्रिंसिपल कहता है इसको तो दिखता है, इसको सामान्य विद्यालय में दाखिला दिलाइए आप। पेरेंट्स अननोन होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, अवेयरनेस नहीं होती है, वो उसको लेकर आम स्कूल में जाते हैं। आम स्कूल से मतलब होता है एक रेगुलर स्कूल। वहां कहते हैं ये तो ब्लाइंड है, इसको तो एक विशेष शिक्षक की जरूरत पड़ेगी, हमारा वो टाल देते, कहने का मतलब टाल देते। नुकसान किसका होता है? नुकसान बच्चे का होता है। ना बच्चा आम स्कूल में पढ़ पाता है रेगुलर स्कूल में, ना वो स्पेशल स्कूल में दाखिला मिल पाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ एक गाइडलाइंस है कि आपको हर स्कूल को, अब तो इंक्लूसिव की बात आ गई है, अब हम अड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, एक्ट की कॉपी दिखा सकते हैं। नो स्कूल कैन डिनाई एडमिशन टू एनी स्पेशल चाइल्ड। आप अरेंज करिए, आप अरेंज करिए स्पेशल टीचर, ये काम पेरेंट्स का नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए बातें तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन मैं आपको हल्की सी पहले बता रहा हूं भूमिका कि हमें दिक्कतें कहां कहां आएंगी, हमें करना क्या है। इसलिए स्पेशल स्कूल में तब डालते हैं बच्चे को, शुरू के सालों में डाल सकते हैं आप, अगर बच्चा लो विजन है। और उसमें भी कैटेगरीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। अगर वो सीवियर या प्रोफाउंड कैटेगरी में आ रहा है, लो विजन है, कम दिख रहा है उसको, वो डिपेंड करेगा उसको विजुअल क्षमता पर, दृष्टि क्षमता पर और दृष्टि क्षेत्र पर। तो उसको स्पेशल स्कूल में डाला जा सकता है शुरुआत के सालों में। उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे जब वो प्रिंट भाषा समझने लग जाए, उसको फिर नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल बोलते हैं हम भाषा में, एक रेगुलर स्कूल में तुरंत उसको डाल देना चाहिए। ठीक है? कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका लास्ट में जवाब दूंगा मैं। तो इस प्रकार से अब बच्चा, चलिए इन सब मुश्किलों के बाद बच्चा आपके क्लास में आ जाता है। ठीक है? आप एक इंक्लूसिव स्कूल में बैठ के पढ़ा रहे हैं, क्लास मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले आप उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चेक करें। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्टर बनाता है, बोर्ड बनाता है, सीएमओ ऑफिस में बनता है। उसमें मैंने बताया उसकी दृष्टि क्षमता होगी, उसका दृष्टि क्षेत्र का वर्णन होगा, और कलर विजन में क्या उसका प्रॉब्लम आ रही है, देख पा रहा है, कलर पहचान पाता है, नहीं पहचान पाता है, उसके बारे में लिखा होगा। और फ्यूचर प्रोग्नोसिस क्या है, आगे चलकर ये विजन टिकी रहेगी या घट सकती है, बढ़ सकती है, उसके बारे में भी डॉक्टर्स कई बार लिख देते हैं। उसके बेस पर बनता है सर्टिफिकेट, टेम्पररी या परमानेंट। सर्टिफिकेट भी दो प्रकार से बनते हैं, टेम्पररी या परमानेंट। अब किसी के पैर में इतनी चोट लगी हुई है कि वो आज नहीं चल पा रहा है, उसका टेम्पररी बना दिया सर्टिफिकेट, कल को उसका सर्जरी हुई और वो चलने लग पड़ा, ठीक हो गया, तो इसलिए उसका परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं। तो बोर्ड तय करता है कि इसका सर्टिफिकेट टेम्पररी बनेगा या परमानेंट बनता है। अब आपके क्लास में बच्चा आ जाता है, तो उस बच्चे के साथ आप जब पढ़ाते हैं तो आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहले उसकी दृष्टि क्षमता कितनी आपको पता हो, और दृष्टि क्षेत्र कितना उसका आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग ये समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं, दृष्टि क्षमता क्या है, दृष्टि क्षेत्र क्या है, तब आप उस बच्चे के साथ जस्टिस कर पाएंगे। कई बार देखा गया है स्कूलों में एक लो विजन कमरा बना दिया, वहां लेंसेज लाके रख दिए, रीडिंग स्टैंड रख दिए, चार्ट बना दिए, रंग बिरंगे चार्ट बना दिए, जी हमने लो विजन बच्चों के लिए किट बना दी है। क्लास में जाके देखते हैं तो बच्चे को कहां बिठाया हुआ है, पीछे बिठाया हुआ है। कहां बिठाया हुआ है? आगे बिठाया हुआ है। ये कहां लिखा है कि जो बच्चा लो विजन होगा उसको बोर्ड के सामने आप बिठा देंगे कि इसे कम दिखता है, इसे आगे बिठाएंगे? ये कहां लिखा है कि बच्चा लो विजन है तो उसको तुरंत उसके हाथ में मैग्नीफायर पकड़ा दें? ये कहीं नहीं लिखा है। हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर बच्चा अपने आप में अलग होता है।
उसकी परेशानियां अलग होती हैं, दिक्कतें अलग होती हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे भी अपने घर में मेरे 2 बेटे हैं, मेरे दोनों बेटे अलग हैं। अब उनकी मैं दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर विजुअल स्टेटस। और कई पैरामीटर्स होते हैं। एक ही घर में 2 बच्चे हैं, लेकिन एक उत्तर में चला होता है, एक दक्षिण में चला होता है, उनके सोच में बड़ा अंतर होता है। तो ये लो विजन बच्चे की जब हम बात करते हैं, ये हमें देखना है कि उसकी दृष्टि क्षमता कितनी है, उसकी दृष्टि क्षेत्र कितना है। अब दृष्टि क्षेत्र में आपको बताया, तो दृष्टि क्षेत्र क्या है, क्षमता आपको मैंने बता दिया है। असेसमेंट की बात अभी करता हूं नीति जी, वेट करिए। तो दृष्टि क्षेत्र क्या है, आप सामने देखते हैं, सामने देखते हुए आप कितना देख पाते हैं। देखिए, सामने देखिए, बिल्कुल अपने ठीक सामने एक व्यक्ति को खड़ा करिए, उसकी नाक में देखिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए। उसको देखते हुए भी तो बिना आंख हिलाए आपको लेफ्ट का और राइट का भी तो काफी कुछ दिखाई देता है। किसी ने लिखा है 180 डिग्री, ठीक है, पूरा 180 डिग्री ना होता हो, ठीक है, लेकिन चलो 178 डिग्री हो, 170 डिग्री हो, हमें लेफ्ट और राइट का पूरा दिखता है। हम जब आंख का दृष्टि का प्रयोग करते हैं, हम हमेशा सेंट्रल विजन का प्रयोग करते हैं, सेंट्रल विजन का प्रयोग करते हैं। सामने देख के बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं सामने देख के बात कर रहा हूं, लेकिन सामने देखते हुए मेरे दाएं से कोई आता है और मुझे चाय का कप रख के जाता है, तो मुझे चाय का कप रखने वाला और चाय का कप का भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कोई व्यक्ति आया है, मेरा बंदा आया है और मेरे को चाय का कप देकर चले गए बीच में, ये आए हैं, मैंने पहचान लिया है। थैंक यू, थैंक यू। अब दरवाजा बंद कर रहे हैं। तो ये मेरी पेरिफेरल विजन है, ये मेरी पेरिफेरल विजन है। मैं आपको देख के पढ़ा भी रहा हूं, ये मेरी सेंट्रल विजन है। लेकिन कई बार इसमें दोष आ जाता है, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स, जैसे सेंट्रल फील्ड लॉस। सेंट्रल फील्ड लॉस क्या हो गया, जिसको आप देखना चाहेंगे आपको वो नहीं दिखाई देगा। अपनी आंखों के सामने, अपनी आंखों के सामने ये हाथ, अगर आप मेरे को देख पा रहे हैं, अपनी आंखों, दोनों आंखों के सामने ऐसे हाथ मुट्ठी बनाकर आंखों के सामने ले आइए, तो जिसको आप देखना चाहेंगे वो ही नहीं दिखाई देगा। एम आई राइट? आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसे व्यक्ति को क्या दिक्कत आती है कि उसने अगर सामने किसी को देखना है तो वो अपना सिर लेफ्ट या राइट में करके आपसे बात करेगा। आपसे कैसे बात करेगा? सिर को लेफ्ट में कर लेगा या राइट में कर लेगा। वो पेरिफेरल विजन का प्रयोग करने का पूरा प्रयास करेगा, उसके पास और कोई तरीका नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं तो सेंट्रल विजन नहीं है तो पेरिफेरल विजन का प्रयोग करेगा। तो ऐसा बच्चा अगर ब्लैक बोर्ड देखेगा तो वो उसका मुंह कमरे के बाहर की तरफ होगा, खिड़की की तरफ होगा। तो अब टीचर ये ना समझ ले कि मैं पढ़ा तो यहाँ ब्लैक बोर्ड में रहा हूं, ये बाहर देख रहा है। तो सबसे पहले एज ए टीचर हमें पता हो उस बच्चे की दिक्कतें क्या है, परेशानियां क्या हैं, तभी तो हम उसको बिठा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। उसको कितना फॉन्ट साइज चाहिए है, एन में होता है फॉन्ट साइज, कितना फॉन्ट साइज चाहिए, छोटा चाहिए, उससे बड़ा चाहिए, उससे बड़ा चाहिए। आप फोटोकॉपी मशीन में उसके अनुसार उसका फॉन्ट साइज बड़ा करके उसको लार्ज प्रिंट की बुक दे दीजिए। लार्ज प्रिंट प्रेसेस भी हैं, आप उसको बुक दे दीजिए। टीचर ये गलती कर जाते हैं कि भाई वो खिड़की के बाहर क्यों देख रहा है, मैं ब्लैक बोर्ड में सामने खड़ा हूं, ये बाहर देख के मेरे को देख रहा है? उसकी परेशानी क्या है? वो आपको ही देख रहा है, लेकिन सिर लेफ्ट में करेगा या राइट में करेगा ताकि साइड विजन का प्रयोग करके आपको देखे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? निगाहें आप पर तरफ है, लेकिन शक्ल किस तरफ है, राइट को है, लेफ्ट को है। उसकी विजुअल प्रॉब्लम है क्योंकि उसका सेंट्रल विजुअल फील्ड में लॉस हो रखा। अब इसका विपरीत की बात कर लीजिए। अब सेंट्रल विजन लॉस है और पेरिफेरल सेंट्रल फील्ड है, लेकिन साइड का लॉस है, पेरिफेरल फील्ड में लॉस है। कुछ इस तरह से कि आप पानी का पाइप लीजिए, अखबार को रोल कर लीजिए ऐसे पाइप का बनाकर,
और अपने आंखों के आगे आंखें जैसे दूरबीन में से देखते हैं, उसमें से देखिए कितना दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा अगर आप एक अखबार को रोल करते हैं या किसी पाइप के थ्रू देखते हैं, आपको कितना दिखाई देगा? कोई लिख के बताएंगे? किसी ने लिखा लेस, सीमित। मैं बता देता हूं आपको, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मेरे को देख पा रहे हैं प्लीज कृपया मेरे को देखकर समझ सकते हैं। टनल की तरह, बिल्कुल सही लिखा आपने। अब अखबार में से देखेंगे, ठीक है मैं समझ गया हूं, आप लोग समझ रहे हैं। आप अखबार में से देखेंगे तो आपको उतना ही दिखाई देगा जितना अखबार का घेरा होगा, जितना उसका डायमीटर होगा। ठीक है, अब आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है और बिल्कुल अखबार के दूसरी तरफ उसने अपना मुंह चिपका लिया है और वो कहता है भैया पहचानो मैं कौन हूं। आप उसे पहचान पाएंगे? आप कहेंगे भैया थोड़ा पीछे हट जाओ, आपकी सिर्फ नाक दिखाई दे रही है मुझको, नाक देखकर क्या पहचानूंगा मैं? अब समस्या देख रहे हैं उस बच्चे की। वो थोड़ा पीछे हटता है तो थोड़ा बहुत उसका गाल दिखाई दे गया, अरे भैया और पीछे हटो। वो जब थोड़ा पीछे हटेगा तब उसका चेहरा दिखाई दिया, अच्छा आप सुरेश जी हैं, अच्छा आप सैनी जी हैं, हाँ भैया मैं सैनी जी हूँ। तो टनल विजन वाले व्यक्ति को साइड में कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ टनल दिखाई देती है, सिर्फ सुरंग में दिखाई देता है। आप बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, किसी सुरंग में घुसते हैं, अंधेरा छा जाता है, खुशी कब मिलती है? जैसे ही टनल के सामने आपको रोशनी दिखाई देती है, ओहो टनल खत्म होने वाली है। जैसे ही टनल के मुंह तक पहुंचते हैं तब तक आपको दाएं बाएं कुछ नहीं दिखाई देता, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आपको पूरा जगत दिखाई दे जाता है। यही समस्या उस बच्चे की है, यही समस्या उस बच्चे की है। उस बच्चे को सिर्फ बीच का दिखाई दे रहा है, साइड का नहीं दिखाई दे रहा है। उसका लॉस विपरीत है, पेरिफेरल फील्ड लॉस है और सेंट्रल विजन है उसकी। ऐसे बच्चे को क्लास में कहां बिठाएंगे? यहीं से दो प्रश्न बन जाते हैं, ऐसे बच्चे को कहां बिठाएंगे? कहां बिठाएंगे ऐसे बच्चे को जिसको टनल विजन दिखाई देता है सिर्फ? क्या सबसे आगे बिठाएंगे कि सबसे पीछे बिठाएंगे? उसे ब्लैक बोर्ड कैसे दिखवाएंगे आप? शाबाश, किसी ने कहा एट द बैक, ए मिडल, फ्रंट, सेंटर। बचा कुछ नहीं भैया, सबसे मिडल भी आ गया, फ्रंट भी आ गया, बैक भी आ गया। बैक में बिठाएंगे आप, अभी तो मैंने आपको उदाहरण दिया। अगर पूरा दिखना है, दृष्टि क्षेत्र को बढ़ाना है तो उसको पीछे बिठाइए। पीछे बिठाएंगे तो उसको ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे जाएगा। अगर आगे बिठाएंगे तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड का कुछ हिस्सा उसको दिखाई देगा। फर्स्ट रो में नहीं बिठाएंगे, उसे लास्ट रो में बिठाएंगे। क्लियर? उसे आप लास्ट रो में बिठाएंगे। अब ऐसे बच्चे को आप मैग्नीफायर देंगे? दूसरा प्रश्न उठता है। देखिए, एजुकेशनल मैनेजमेंट कोई ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एरिया है। इसलिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं आपको, सामने होते तो मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से केस टू केस करके भी बता सकता था, लेकिन मैं एग्जांपल्स ऐसे दे रहा हूं कि आप आंख बंद करके भी सुनेंगे तो शायद समझ पाएंगे। ऐसे बच्चे को आप मैग्नीफायर देंगे? मैग्नीफायर क्या होता है? मैग्नीफायर मैग्नीफाई करता है। गुड। नरेंद्र कुमार गर्ग ने लिखा नो। दिव्यांग जी लिख रहे कैसे पहचाने? शाहजी जी कह रही नो सर। नो, मेरा आंसर भी नो है, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे, आप खुद समझिए। एक मैग्नीफायर होता है, ये मेरा मोबाइल है, अगर आप देख रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, मोबाइल है, ये मैग्नीफायर है। इससे मैंने किताब के ऊपर मैग्नीफायर को पकड़ा। ये मैग्नीफायर क्या करेगा? प्रिंट मीडिया को जो लिखा हुआ है उसमें मैटर है उसको मैग्नीफाई करेगा। ये डिफरेंट पावर्स में होते हैं, डिफरेंट इनके डायप्टर्स, इनको डायप्टर में लिखा जाता है। 10 डायप्टर, 20 डायप्टर, 16 डायप्टर, 24 डायप्टर, 28 डायप्टर। जितने ज्यादा डायप्टर उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन। मैंने शायद किसी और वर्कशॉप में बताया था, अगर किसी मैग्नीफायर के पीछे लिखा हुआ है 28 डायोप्टर, डी लिखा होता है, डी, चीनी तोलते हैं किलो में,
है ना, पेट्रोल लीटर में। और मैग्निफिकेशन का यूनिट जो होता है डायोप्टर, डी से डायोप्टर। अगर किसी मैग्नीफायर के पीछे, लेंस के पीछे लिखा होगा 28D, 28 डायोप्टर, तो उसको 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग कर दीजिए, तो 7 4 जा 28। तो ये मानिए कि वो जो कांच का टुकड़ा है वो उस वस्तु को 7 गुना बड़ा करके दिखाएगा। कितना बड़ा करेगा? 7 गुना बड़ा करेगा। कहीं 16D लिखा है तो 16 को 4 से भाग कर दीजिए, वो लेंस उसको 4 गुना बड़ा करेगा। 2 मिनट के लिए बच्चे बन जाते हैं। याद करो बचपन के दिन, जब मुझे भी एक बार एक कांच का टुकड़ा अपने घर के पीछे मिल गया था, तो मैंने उससे एक कागज जला दिया था। बड़ी खुशी मिली थी, बड़ी खुशी मिली थी। सूरज की किरणों पे फोकस करके कागज में आग लगा दी, धुआं निकला, आग पकड़ ली। उसका डायोप्टर ज्यादा था, इसलिए फटाफट धुआं निकला और कागज में आग लग गई। उसका मोटा लेंस था वो। तो जितना ज्यादा उसकी डायोप्टर होगी, उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी, उतना बड़ा करेगा। और जो लेंस ज्यादा डायोप्टर का होता है उसको उतना ही नजदीक में रखा जाता है, डिस्टेंस भी कम होता है। समझ रहे आप? तो ऐसा बच्चा जिसकी टनल विजन है, उसको पहले ही थोड़ा बहुत विजन बचा है, उसको उतना ही विजुअल फील्ड दिखाई दे रहा है, अगर उसको मैग्नीफायर देंगे तो जहां वो एक टाइम में डिक्शनरी वर्ड पूरा पढ़ पा रहा था, DICTIONERY डिक्शनरी, वो डिक्शनरी वर्ड पढ़ पा रहा था एक टाइम में, अगर मैग्नीफायर दे दिया तो क्या पढ़ेगा? DIC हट गया, लास्ट का हट गया, बीच का TI इतना बड़ा हो गया उसको दिखाई देगा। वो सिर ही घुमाता रह जाएगा, दाएं बाएं दाएं बाएं, सिर ही घुमाता रह जाएगा, पढ़ तो पाएगा ही नहीं। ऐसे बच्चे को अच्छे प्रकाश में बिठाना है, लेंस नहीं देना है, मैग्नीफायर की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शायद खुद ही मना कर दे, वो उसको यूज ही नहीं कर पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा, उसकी रीडिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी। हम ये सोच के खुश ना हो कि सर हमारे क्लास में रवि नाम का बच्चा आया लो विजन, मैंने उसको मैग्नीफायर दे दिया। स्क्विंट की बात मैं भी बाद में करता हूं, या आप क्वेश्चन रखिए लास्ट के लिए। तो आपने उसके साथ गलत किया है, उसको अच्छा बनाने के बजाय उसका नुकसान कर दिया है। जहां वो उसकी स्पीड 5-6 शब्दों को पढ़ने की थी, अब वो और स्पीड कम हो गई। अब वो बड़ा बड़ा लिटिल जॉनी वॉन्ट्स टू प्ले वो लगातार पढ़ लेता था अच्छा खासा, आपने मैग्नीफायर दे दिया। अब वो लिटिल को कैसे पढ़ेगा? पहले मैग्नीफायर हिलाएगा, एल एल पढ़ेगा, फिर आई पढ़ेगा, फिर टी पढ़ेगा, तो उसकी स्पीड भी कम होगी, उसका आपने और उसको हेडेक क्रिएट कर दिया। इसलिए मैग्नीफायर्स आमतौर पे ये हमारी धारणा है कि जहां लो विजन बच्चा आया तो उसके साथ मैग्निफिकेशन जुड़ गया। ऐसा नहीं है, मैग्निफिकेशन भी देख के दिया जाता है, किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है। तो इस केस में मैग्नीफायर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो बच्चा आपने पीछे बिठाना है। एक कंडीशन और डिस्कस करता हूं, निस्टैग्मस। निस्टैग्मस क्या होता है? अनकंट्रोल्ड, गुड, आप सब जवाब दे रहे हैं। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स ऑफ द आईबॉल, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स ऑफ द आईबॉल, जो कंट्रोल में ना हो, जो वश में ना हो। अब ये मत समझिए कि मैं कुर्सी में बैठा हूं और कुर्सी में बैठ के कई बार लोग ऐसे पढ़ाते हैं, टीचर ना ऐसे पढ़ाते हैं, तो ये अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ये भी है। बैठे हुए हैं और टांग पे टांग रख के बैठे और टांग एक हिलती रहती है लगातार, दैट इज मैनरिज्म, दैट इज मैनरिज्म। वो अलग प्रकार के होते हैं। हम बात कर रहे हैं आंखों की, निस्टैग्मस, तो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स ऑफ द आई बॉल, आंखें हमारी हिलती रहती हैं, डांसिंग आई, गुड, डांसिंग आईज। अब ऐसे बच्चे को कैसे पढ़ाना है? कैसे पढ़ाएंगे आप?
उसकी आंखें स्थिर नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, वो डॉक्टर जो बताते हैं, ठीक है ना। उनको फोकस करने के लिए कुछ हम एक्सरसाइजेज भी देते हैं, जैसे सामने घड़ी है, दीवार पे घड़ी है, उसका पेंडुलम हिल रहा है, वो बच्चे को बोलते हैं आप फोकस करो सिर्फ पेंडुलम पर। ऐसे करके कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो बच्चे को दी आती हैं, तो कुछ हद तक निस्टैगमस कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तीसरा केस बताया तो मैं, जो बच्चे आपने देखे गोरे गोरे होते हैं, उनका कलर व्हाइट होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म। शाजिया जी वेरी गुड। शाजिया जी आप ये भी लिखें, आप कहां से हैं और क्या करती हैं प्लीज, आप ये बताएं जरा आप क्या करती हैं और कहां से हैं। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म एक कंडीशन है, कुछ सर्टेन पिगमेंट्स के हमारे डेफिशिएंसी होती है, तो उनके, वेरी गुड, शी इज फ्रॉम श्रीनगर, गुड। तो सर ऐसे बच्चे की क्या पिगमेंटेशन दिक्कतें होती हैं? पिगमेंटेशन ना। हेलो, हाँ सर, पिगमेंटेशन जो वाइट, आप उसी की बात। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेंडोलिन करके एक हाँ जी। वो सिक्रीशन होता है, उसमें दिक्कत आती है, तो दे लुक वेरी, या मेलानिन इज वेरी लो, तो वो बड़े फेरी बच्चे होते हैं। उनके कई बार, सभी के नहीं, बाल भी सफेद होते हैं, आईब्रोज के वाइट वाइट बाल हो जाएंगे, हाथ के बाल भी वाइट होंगे। अब टीचर से पूछा इस बच्चे को कहाँ बिठाओगे क्लासरूम में, इसका एजुकेशनल मैनेजमेंट है, क्लास में पढ़ाना है। सर इसको मैंने मैग्नीफायर भी दे दिया है, सर इसको मैंने बिल्कुल खिड़की के पास बैठा दिया जहां बहुत रोशनी आ रही है, धूप भी आ रही है। क्या बात है, इन बच्चों की दिक्कत ही ये है कि ये धूप में नहीं बैठ सकते, ग्लेयर से, चमक से इनको दिक्कत आती है, धूप में तो खड़े हो ही नहीं सकते, इनको खड़े नहीं कर सकते हम। ये देखिए गर्मी आती है तो पूरे ग्लव्स पहन लेते हैं, शर्ट पूरी पहनते हैं, हाथों हाथ को पूरे ढक लेते हैं, पूरी पैंट पहनेंगे, निकर नहीं पहनेंगे, टोपी पहन लेंगे, आगे ऐसे हुड निकला होता है जैसे क्रिकेटर पहनते हैं, वाइजर विजरेट्स वाली कैप पहनते हैं। क्यों? ताकि आंखों पर, चेहरे पर धूप ना आए। जहां बरसातें आती हैं, सर्दियां आती हैं, खुश हो जाते हैं। तो इन ऐसे बच्चों को हमें खिड़की से दूर, धूप से दूर बिठाना है, ठीक है। तो सीटिंग पोजिशनिंग इज वन ऑफ द मेन थिंग विच वी शुड नो। यस गुड, फोटो सेंसिटिविटी कंडीशन होती है इनकी। तो हर एक बच्चा अपने आप में अलग है, हर एक की प्रॉब्लम्स अलग है, तो हमें हर एक बच्चे को देखना है, उसका हर एक का प्लान अलग बनेगा। अब प्लान कैसे बनेगा मैं उस पर चर्चा कर लेता हूं। देखिए दो प्रकार के असेसमेंट होते हैं, पहला होता है क्लिनिकल असेसमेंट और दूसरा होता है फंक्शनल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट इज डन बाय द मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, लेकिन कुछ हद तक हम भी सीख जाते हैं, हम भी कर लेते हैं। अब आप फील्ड में गए हैं, अब आप फील्ड में गए हैं और वहां पर कहीं डॉक्टर नहीं मिल रहा है, अब मैं हिमाचल से हूं सपोज, मैं कहीं फील्ड में गया हूं, मुझे देखना है इस बच्चे की विजन कितनी है, तो मोटा मोटा टेस्टिंग हम भी कर लेते हैं, बट वी आर नॉट सपोज टू डू दैट, वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। इज इट क्लियर? ये काम मेडिकल फील्ड का है, डॉक्टर्स का है, वही बताते हैं इसकी निकट दृष्टि कितनी है, इसकी दूर दृष्टि कितनी है। लेकिन एक दृष्टि और बीच की होती है, एक दूर की दृष्टि से हम दूर के टास्क करते हैं, नजदीक की दृष्टि से हम नजदीक के टास्क करते हैं, एक दृष्टि और भी होती है। अब मैं लैपटॉप में बैठा हूं, ये टास्क कौन से में आएगा? ये दूर की दृष्टि में का प्रयोग टास्क है, नजदीक का टास्क है, या और कोई टास्क है? भाई 16 से 18 इंच तक के बीच में जो टास्क आते हैं मोटे मोटे, वो नियर टास्क में आते हैं। अब चावल बीन लीजिए, दाल बीन लीजिए, ठीक है, सुई में धागा डाल लेते हैं, पेन से बैठकर लिख रहे हैं, देखिए मैं इतने पास से लिख रहा हूं, फुट भर की दूरी नहीं है, मैं लिख रहा हूं, ये नियर टास्क हो गए, नियर विजन का प्रयोग कर रहा हूं मैं। लेकिन कुछ टास्क होते हैं, कंप्यूटर में काम कर रहा हूं, दूर बैठ के काम कर रहा हूं, टाइप भी कर रहा हूं और स्क्रीन भी देख रहा हूं, ये हमारे होते हैं इंटरमीडिएट टास्क। इंटरमीडिएट टास्क, कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं जो बीच के होते हैं।
तो हमें ये कैटेगराइज करना पड़ता है कि बच्चे को हमने कराना क्या है। बच्चा स्कूल में आया, हमने उसे पढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें डॉक्टर की जो क्लिनिकल रिपोर्ट है हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं उपलब्ध है, मैं तभी आ रहा हूं लौट कर, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप पढ़ना सीख लीजिए। उसकी दृष्टि कितनी है, दृष्टि क्षेत्र कितना है, कलर विजन कितना है, फ्यूचर प्रोग्रेसिस क्या है, उससे आपको बड़ा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आप तय करिए उसका फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए। अब बच्चों को लिखवाना भी है, पढ़वाना भी है। हमारा मेन मकसद क्या है? बच्चे को सिखाना, लिखाना भी है, पढ़ाना भी है। ठीक है, रिक्रिएशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो एक सेपरेट टॉपिक बन जाता है। हमने बच्चे को लिखाना भी है, बच्चे को पढ़ाना भी है। तो लिखाने के लिए हमें उसके पास, हमारे पास नोटबुक्स होनी चाहिए। नोटबुक्स आप अलग से भी बाजार से छपवा सकते हैं। आमतौर पे जो बाजार में कॉपियां मिलती हैं उनमें जो होता है लाइनिंग बड़ी मध्यम होती है और बड़ी स्पेसिंग कम होती है। उसको आपने दूर दूर छापे, बड़ी छापे वाली कॉपी भी छपा सकते हैं आप। फेल्ट पेन, बड़े मार्कर्स होते हैं, फेल्ट पेन होते हैं, उसका लिखना, उससे लिखना सीखे बच्चा, ताकि दृष्टि कम होते हुए वो अपना लिख भी सके और अपना लिखा हुआ भी पढ़ सके। जब स्पेसिंग दूर दूर होगी, ब्लैक लाइंस की होगी, सफेद कागज पे होगी, तो निश्चित रूप से कंट्रास्ट सेंसिटिविटी अच्छा होगा। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी क्या होता है? कंट्रास्ट ये होता है कि ब्लैक बोर्ड में आप व्हाइट चौक से लिखते हैं, दैट इज द बेस्ट कंट्रास्ट। आप ब्लैक बोर्ड पे पीली चौक से लिख के दिखाइए और बोलिए पीछे बच्चों को, बच्चों पढ़ो, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ेंगे। और आप कोई भी कलर ले लीजिए ब्लैक बोर्ड पर, वो व्हाइट चौक से बेहतर नहीं होगा। तभी ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक से लिखा जाता है, ताकि दूर पीछे वाला बच्चा भी इजीली देख सके। दैट इज द कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। हम कपड़े पहन लेते हैं तो हम भी तो कोशिश करते हैं, कपड़े पहने हैं तो हम अपना भी जरा कलर मैचिंग कर लें। भाई ग्रे पैंट पहनी है तो हम जैकेट लाल पहन ले। अब ग्रे पैंट पहनकर हम कोई और नीली वीली जैकेट पहन ले तो हमें लगता है ये अच्छी नहीं लगेगी हम पर, तो हम कंट्रास्ट का प्रयोग आए दिन करते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि ये टॉपिक घर में भी काम आएगा। घर में कैसे काम आएगा, यहीं पर मैं थोड़ा अपने आप को भटक कर बता देता हूँ। घर में बुजुर्ग होते हैं, पत्नी ने पति से कहा सुनो आज ये ड्राइंग रूम थोड़ा ऐसे नहीं ऐसे कर लो। डोंट टेक माय वर्ड्स नेगेटिव में मत लीजिए। हो सकता है पति भी कह सकता है पत्नी को, या बच्चे भी कह सकते हैं कि ये सोफे आज इधर कर देंगे, टेबल इधर कर देंगे। आपने तो कर दिया, आधे घंटे बाद बाबूजी माताजी जो घर में होती हैं वो आएंगे, उससे टकरा जाएंगे। तो बिना बताए घर में ऐसा कुछ मत करें। घर के दीवारों को आप कृपया करके व्हाइट रखें या ऑफ व्हाइट तक सीमित रखें। नीली, लाल, पीली, अक्सर देखता हूं मैं, कई घरों में जाता हूं, जब मैं देखता हूं तो कई लोग बड़े शौक से बताते हैं बच्चों वाला कमरा है, इसके पीछे ये ग्लिटर्स लगा दिए हैं, इसके पीछे हमने ये दीवार ब्राउन कर दी है। और लाइटें कितनी लगानी पड़ी कमरे में? 8 लाइटें लगाओ तब भी रोशनी पैदा नहीं होती है। व्हाइट रंग की दीवारें होती हैं तो एक ट्यूबलाइट भी जलती है तो लाइट टकरा टकरा कर मल्टीप्लाई करती है और रोशनी ज्यादा होती है। हमें चश्मा क्यों लगता है? क्योंकि हमारा सीटिंग पोजीशन, हमारे पढ़ने का तरीका, रोशनी, इसका हम ध्यान देते नहीं है। इसलिए घरों में भी हमें इन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। वही तरह क्लासरूम में देखना है। It means you are क्लासरूम में saying हमें देखना है कि sir, it means the background should be white always. What do you suggest for that? I am not able to hear you properly, madam. Hello. You keep your question ready. I am just winding up. Keep your question ready. तो इन्हीं चीजों को देखा जाता है कि मैग्नीफाई हमने कब देना है, कितने प्रिंट साइज वो पढ़ सकता है, कितनी बड़ी छापे वाली किताब उसको देनी है। एक तरफ किताब का फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, फोटोस्टेट की मशीनें अब तो आ गई हैं, फोटोस्टेट की मशीन आ गई, उसमें जितना बड़ा आपने फॉन्ट करना है, बड़ा आकार की किताब निकाल लीजिए, बच्चे को दे दीजिए। अब बड़ी किताब दे दी है तो फिर ये नहीं कि उसके बाद उसको मैग्नीफायर भी दे दिया। अरे पहले ही आपने फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया है तो अब मैग्नीफायर की जरूरत नहीं है। अल्बिनिज्म वाले बच्चे की दिक्कत क्या, उसे कहाँ बिठाना है। फिर कई बच्चे ऐसे सिर झुका के लिखते हैं,
तो उसके लिए रीडिंग स्टैंड का प्रोविजन होना चाहिए। रीडिंग स्टैंड आजकल मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, जिस कमरे से मैं बात कर रहा हूँ, ये दफ्तर एक है, ऑफिस है। तो रीडिंग स्टैंड अब मार्केट में उपलब्ध हो गए हैं, आप लकड़ी का बनवा दीजिए, सस्ता बन जाता है, 400-400 रुपए का। उसके पीछे ये ग्रूव नहीं लगे, तो जितना उठाना है उठा लीजिए। मकसद क्या है? मकसद है कि बच्चा सीधे बैठे। हमारे बच्चे भी कई बार झुक के चलते हैं। कोई पूछता है बच्चा आपका बड़ा झुक के क्यों चल रहे हो बेटे? झुक के तो चलेगा जब घर के बिस्तर पे बैठ के पढ़ेगा, बिस्तर पे खाना खा लेगा। डिस्टर्ब मत करो, बच्चे के बोर्ड के एग्जाम है, वो बिस्तर में बैठा खाना खा रहा है, बिस्तर में टेढ़ा होकर टीवी देख लेगा। अब बातें बहुत सारी करने को है, लेकिन समय बड़ा कम है। तो हमें, जैसे हम और चीजों की देखभाल करते हैं, हमें आंखों की भी देखभाल, केयर ऑफ द आईज एक अलग टॉपिक बन जाता है इसमें। तो इसलिए हमारा गेट पोस्टर खराब हो जाता है। बच्चा सीधे बैठे, किताब को अपने अनुसार रीडिंग स्टैंड के हिसाब से अपने आंखों के पास ला सकता है, वो खुद सीधा रहे, तो उसका जो पोस्चर है वो भी सीधा रहेगा। नहीं तो आगे चलकर पता नहीं कहां कहां कितनी प्रॉब्लम्स हमारी फिजिक में आ जाती है। इसलिए इन बातों को बड़े सावधानी से, छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत जरूरी होती है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ जिस कमरे में, किसी का दफ्तर है, लेकिन मेरी, अगर आप मेरे को देख पा रहे हैं तो मेरे सिर के ठीक ऊपर लाइट है, ठीक सिर के ऊपर लाइट है। अब ये जहाँ बैठते हैं, जब ये जिनका दफ्तर है ये आएंगे, इनको मैं शायद बताना चाहूंगा कि अपनी मेज कुर्सी थोड़ा पीछे खींच लीजिए या आगे खींच लीजिए, लाइट को या अपने सिर से हटाकर पीछे कर लो या आगे कर लो। क्यों? लाइट ऊपर से पड़ रही है, जहां मैं बैठा हूं ये मेज रेडीमेड मेज है, ऊपर सनमाइका लगा हुआ है, लाइट गिरती है, टकराती है, चमक कहां आता है? मेरी आंखों में आता है। आंखों में चमक आएगा तो मुझे दिक्कत आ रही है, ग्लेयर पैदा हो रहा है। इसीलिए ये एक छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान देना पड़ता है। कितनी प्रकाश हो, कितना नेचुरल लाइट का हम यूज कर सकें, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, बैठने का तरीका कहाँ है, मैग्नीफायर कब देना है कब नहीं देना। कहीं दिक्कत आए आप एक डॉक्टर से, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप अपने साथी टीचरों से भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर बच्चा बड़ा है तो आप बच्चे से स्वयं पूछ सकते हैं इसको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, छोटे बच्चे के साथ दिक्कत आती है, वो दिक्कत बता नहीं सकता, बोल नहीं पाएगा, पेरेंट्स को पता नहीं है, वो सफर करेगा। एक स्कूल में एक बच्चा बैठा था, उसके टीचर ने कान मरोड़ दिया। उस बच्चे का कान क्यों मरोड़ा? टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने जवाब नहीं दिया। वो जवाब तब देता जब वो सुन पाता। टीचर को नहीं पता था कि वो उसको सुनने में दिक्कत है, और बच्चा बता नहीं पाया क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा था, कान मरोड़ दिया। तो पहले उसकी परेशानियों को समझो, परेशानियां निकलेंगी, उसके हिसाब से उसका एजुकेशन मैनेजमेंट। आई थिंक आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ द टाइम, समय हो रहा है। कहीं कोई किसी को अब कुछ डाउट्स थे? नागेश जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को प्लीज? जी सर, जी सर। तो टॉपिक बहुत बड़ा है, असेसमेंट की बातें हम पूरी नहीं कर पाएंगे। मैंने सिर्फ एजुकेशनल प्लानिंग बताई है, कौन कौन से एरियाज आपको खास तौर से ध्यान रखने चाहिए। घरों में हम मेरी बातें अगर किसी को लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। ये घरों में हम अक्सर ही भूल जाते हैं कि हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स भी रहते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट, हमारे फादर जो है वो लो विजन है। हम भूल जाते हैं हमारी माता लो विजन है, क्योंकि वो बड़े हैं, वो अपनी दिखते हैं वैसे बताते नहीं, मैनेज कर लेते हैं। ये हमें तब पता लगता है जब हम खुद 60 साल के हो जाते हैं, या जब हमें चश्मा लग जाता है। तो जब हमें खुद दिखते आती हैं तब हम समझते हैं ओहो ये हमने गलती की थी। ठीक है, तो बेटर है कि हम गलतियां ना करें और सबको साथ लेके चलें, ताकि ना बड़ों को दिक्कत आए ना बच्चों को दिक्कत आए। और कलर ऑफ द वॉल्स मैंने बताया, घरों का सफेद होना चाहिए, लाइट्स हमारे सिर के ऊपर ना होनी चाहिए, फर्नीचर ऐसा होना चाहिए बच्चों का जो उसमें ग्लेयर ना हो, रफ हो, स्मूथ हो, ऐसी कई चीजें हैं। एनी क्वेश्चंस आप एक एक करके प्लीज पूछ लें। चलिए, आप लोग मुझे थैंक्स लिख रहे हैं। थैंक्स, आई शुड थैंक यू दैट यू ऑल गिव मी दिस टाइम टू स्पीक टू यू। या आप लोगों ने सुना, मेरे को बड़े पेशेंट लिसनिंग रही है। अब कितना आप लोग समझ पा रहे हैं आई डोंट नो। कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न? साइज कितना होना चाहिए?
हाँ जी, फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए सर बुक का? देखिए फॉन्ट साइज डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर। हमेशा देखिए किताब सिंपल होगी, फॉन्ट साइज और डिस्टेंस का एक बहुत आपस में रिलेशन होता है। आप ये पहले पता लगाइए कि उसका विजुअल एक्यूटी कितना है। विजुअल एक्यूटी के हिसाब से बच्चा अगर बड़ा है खुद बता सकता है कितनी दूर से पढ़ पा रहा है। ये आपको एज अ टूल काम करेगा। आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। किताब के 3-4 फॉन्ट आप दे दीजिए बच्चे को और वो नोट करिए कौन सा फॉन्ट कितने पास से पढ़ रहा है। अगर आप मेरे को देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, मैं आपको वर्बली बताता हूँ। अगर वो किताब को आंख के पास बिल्कुल आगे पढ़ रहा है तो खुश मत होइए। आंख के बिल्कुल पास लाके पढ़ना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है वो पढ़े भी और किताब थोड़ा आंख से दूर रहे। तो अगर दूर करेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, तो आप फॉन्ट साइज बढ़ाइए, फिर आप चेक कर लीजिए। तो फॉन्ट साइज डिपेंड करेगा उसकी दृष्टि क्षमता पर और दूरी पर। ठीक है। हेलो सर, प्रणाम सर। हेलो। में कलर हाँ शंकर जी कुछ बोल रहे हैं। शंकर वाले आप पूछ रहे हैं कुछ, प्लीज। पार्टिसिपेंट से सभी हेलो पार्टिसिपेंट सर, प्रणाम सर। कृपया अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिखें, जैसे सभी और पार्टिसिपेंट ने लिखा हुआ है। ये एक आप साथ चैट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट। जी हेलो, प्रणाम सभी सर। चैट पूछना है चैट बॉक्स में लिख दीजिए। पल्लवी त्रिपाठी का क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए प्राइमरी सेक्शन में कैसे उसको हम डिटेक्ट करेंगे? कलर ब्लाइंडनेस, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस बच्चों में प्राइमरी सेक्शन में कैसे डिटेक्ट करेंगे और उसको देखिए कैसे देखिए इसके लिए अलग अलग चार्ट्स होते हैं, टेस्टिंग चार्ट्स भी होते हैं, लेकिन हमें वहां जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। जब आप इन बच्चों के साथ काम करते हैं, इनका जो क्लिनिकल असेसमेंट होता है, रिपोर्ट होती है, डॉक्टर रिपोर्ट होती है, उसी में सेल्फ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कलर विजन के बारे में। फिर भी आप ऑब्जर्वेशन के द्वारा बच्चे के साथ जब काम करना शुरू करते हैं तो इसमें कई सारी हमने किट्स बनाई होती हैं। एक अगर आपको समय मिले, मैं आपको एक नाम लेता हूं। एक लुक एंड थिंक किट है, ई चैपमैन के नाम से है, लुक एंड थिंक किट। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको कई सारे किट्स मिल जाएंगी। आप उनके हिसाब से अपने आप एक किट बना लीजिए। और मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ किट सुनकर डरिए मत। सर एक बार किट सुनकर डरिए मत। कैन यू हियर मी? क्या आई एम हियरिंग यू? हेलो, मैं आपको बता रहा था टेस्टिंग के लिए आप एक ड्राइंग फाइल ले लीजिए, उसमें डिफरेंट शेप्स के छोटे से बड़े तक के शेप्स बना दीजिए, उनको कलर कर दीजिए। उससे आप टेस्टिंग कर सकते हैं, कलर विजन की स्वयं कर सकते हैं। सर एक और कुछ प्रश्न आया पूछना है चाहेंगे? हमारे बीच गुंजन कुमार उपाध्याय जी का कैन यू हियर मी? कि अगर जी कोई बच्चा लो विजन है हेलो और लो आयु जी का है तो जी हम उसे कैसे पढ़ाएंगे? देखिए आपको एक सर टीम मेरा अप्रोच एक लेके डाउट चलना था। पड़ेगा। आपको एक टीम अप्रोच लेके पड़ेगा। आईक्यू अगर लो है तो आपको निश्चित रूप से साइकोलॉजिस्ट की साथ में सेवा लेनी पड़ेगी। बाकी पढ़ाने के अलग से कोई वो अलग से टेक्निक नहीं बन पाएगी कि वो लो आईक्यू का है तो हम कोई और टेक्निक अपनाएंगे। लो विजन है तो लो विजन के साथ तो आप वो ही सब कर पाएंगे जो एक हमें करना है, जितनी मैंने बातें बताई है। बाकी और क्या दिक्कत आएगी, यू टेक हेल्प ऑफ ए साइकोलॉजिस्ट। सर साक्षी सचान जी ने पूछा हुआ है, जी अगर कोई लो विजन विद्यार्थी है जी उस पर हम कैसे नियंत्रण पाएं तथा किस तरीके से उसकी इस समस्या के निदान हेतु कोई सूक्ष्म विधि अपनाएं? विस्तार से तो आपने बताई है। मेरे ख्याल से देखिए लो विजन अपने आप में डिसेबिलिटी है, एग्री, डिसेबिलिटी है, लेकिन ये इतनी बड़ी डिसेबिलिटी नहीं कि हम इससे डर जाए। अगर हम और डिसेबिलिटीज को देखते हैं, जब हम काम करते हैं सीपी बच्चे के साथ, आईडी बच्चे के साथ, दोज आर द रियली चैलेंजिंग डिसेबिलिटीज। अब चूंकि मैं और डिसेबिलिटीज भी डील कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि लो विजन बच्चे के साथ हमें ऐसी कुछ एज पे आप हमेशा देखिए बच्चे की एज क्या है। नेचुरली बच्चा स्कूल में कब आएगा, जब 5-6 साल का होगा तब आपके पास पहुंच जाएगा। वहां आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है कि इस बच्चा बताने में असमर्थ होता है। यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स से आपको इंफॉर्मेशन कई सारी लेनी पड़ती है, लेनी भी चाहिए।
सबसे पहले इन्फॉर्मर कौन है आपके लिए? पेरेंट्स है। तो पेरेंट्स बहुत सारी जानकारी आपको दे देते हैं कि बच्चा इतनी दूर से पढ़ता है, इतनी दूर से टॉय को उठा लेता है। असेसमेंट करना पड़ता है, असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, बने हुए हैं, वो आपको मिल जाते हैं। आप असेसमेंट कर लीजिए, रूम के अंदर बैठे बैठे आप असेसमेंट कर सकते हैं। पता लगा लीजिए कितनी दूर से ये वस्तु उठा लेता है, चलने में से कितनी दिक्कत आ रही है, स्वयं चल पाता नहीं चल पाता है, कोई चीज उठाकर अगर पढ़ने को दे रहे हैं आप आपके पास ला रहे हैं तो कितनी पास लाके देख रहा है, कोई वस्तु को जब देखता है तो मुस्कुराता कब है। तो कई चीजें हमारी ऑब्जर्वेशन द्वारा भी सॉल्व हो जाती हैं। ऑब्जर्वेशन इज द बिगेस्ट टेक्निक। इन बच्चों से अगर बात करें तो ऑब्जर्व करिए आप। हम कहते नहीं मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरा बेटा आजकल मुझे बिना बताए रूम में चले जाता है। अक्सर हम बात करते हैं ना, आता है आंखें चुराता है, तो आपने कैसे पता लगाया? ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। ऐसे इनके साथ ऑब्जर्व करिए। जब बच्चों से काम करते हैं तो आप एक लिंक बन जाता है, आप उस बच्चे की समस्याएं समझने लगते हैं। ठीक है? हेलो, हाँ जी सर, एक प्रश्न आया है दीपल हिंगे का। सर दीपल हिंगे का एक प्रश्न है हाँ जी, हाँ जी, कि वर्तमान समय में जी प्रमुख इक्विपमेंट्स के बारे में जो मॉडर्न टाइम में लो विजन स्टूडेंट के लिए सहायक है, कृपया हाँ जी। बताएं। देखिए मैग्नीफायर्स चले आ रहे हैं। पहले क्लोज सर्किट टीवी हुआ करते थे, क्लोज सर्किट टेलीविजन, अब उनकी जरूरत नहीं रही। क्लोज सर्किट टेलीविजन जब आया था तो बहुत सारी बातें आई थी कि इसके बिना बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। क्लोज सर्किट टीवी होगा, एक तरफ मॉनिटर है और एक तरफ कैमरा है, और कैमरा जो है वो कैमरा जो है वो ऊपर से चल रहा है और नीचे किताब को स्कैन कर रहा है और हम पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं कि किताब को स्कैन करके पढ़ देते हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मैग्नीफायर्स के अलावा और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतने आ गए हैं कि आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। मैग्नीफायर्स के अलावा भी आ चुके हैं। ठीक है? सीसीटीवी तो पुरानी बात होगी। अब तो बुक स्कैनर्स आ गए हैं। आपकी हिंदी की बुक है उसको कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ब्रेल को कन्वर्ट कर देगा डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट हो गई है। हम तो बात तब की कर रहे हैं जब हमने शुरुआत की थी, तो हमारे पास गिने चुने 2-3 मैग्नीफायर्स हुआ करते थे, वो भी जर्मनी से या हमें स्पेन से हम मंगाया करते थे 30 साल पहले। फिर हमने धीरे धीरे लड़ाई लड़ी और देहरादून में एक संस्थान है IRDE इंस्ट्रूमेंटेशन रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो डिफेंस के लिए काम करते हैं, उनके साथ मिलकर हमने इंडिजिनसली ये मैग्नीफायर्स बनाए जो आपको देहरादून निपवेट से मिल सकते हैं। आदमी वहां मिलते हैं, बन रहे हैं और आपको मिल सकते हैं। ये 16, 20, 24, 28 मैग्नीफायर्स में हमने हैंड मैग्नीफायर्स बनाए, स्टैंड बनाए, चश्मे वाले बनाए। अब फिर बात बढ़ जाएगी कि किस बच्चे को कौन सा मैग्नीफायर देना है। देखो बात से बात निकली। अब बच्चा है 16 साल का, मेरे पास 3 प्रकार के मैग्नीफायर्स हैं। ठीक है, पढ़ाने के बाद चल पड़ी ना, तो वही जवाब दे रहा हूं। एक बच्चा 16 साल का है, एक बच्चा 8 साल का है। फिर सुनिए, एक बच्चा 8 साल का है, एक बच्चा 16 साल का है। मेरे पास 2 मैग्नीफायर पड़े हुए हैं, दोनों को मैग्नीफायर देना है। ये तय है कि दोनों को मैग्नीफायर देना है और दोनों मैग्नीफायर से पढ़ लेते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। कौन सा मैग्नीफायर किसको दूं? एक मेरे पास हैंड मैग्नीफायर है जो हाथ में रखकर, वो जो डिटेक्टिव के पास होता है, समझ गए, जासूस के हाथ में होता है ना, ऐसे देखता है। एक उसे बोलते हैं हैंड मैग्नीफायर। और एक होता है स्टैंड मैग्नीफायर, मेरा हाथ देखिए 3 टांगे होती हैं, उसको किताब में रखकर सरकाया जाता है। तो बताइए 8 साल वाले बच्चे को कौन सा मैग्नीफायर दूं और 16 साल वाले बच्चे को कौन सा मैग्नीफायर दूं? बताइए, लिखिए, कौन बताएंगे? मैं बता देता हूं, क्योंकि 8 साल वाला बच्चा हाथ वाले मैग्नीफायर को पकड़कर ज्यादा देर नहीं चल पाएगा, उसके हाथ हिलने लगेंगे। उसके हाथ, शाजिया जी यू हैव गिवन द राइट आंसर, उसके हाथ ट्रेम्बल करेंगे, थक जाएगा। क्योंकि मैग्नीफायर तब अच्छा काम करता है जब उसका वस्तु से दूरी
बनाई रखें, हम बना के रखें। वो धीरे धीरे थक जाएगा, ऊपर नीचे होगा तो उसका फॉन्ट साइज बड़ा होगा छोटा होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो छोटे बच्चे को देते हैं स्टैंड मैग्नीफायर जो किताब में रखते हैं और सरकाते हैं, वो आसान काम है। तो इसलिए जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो हमें बड़ा अनुभव मिल जाता है कि कौन से बच्चे के सामने कौन सा मैग्नीफायर देना भी है कि नहीं देना है। 16 साल वाला बच्चा मेरी आपकी तरह परिपक्व है, वो पकड़ के आराम से पढ़ लेगा और वो पसंद भी करेगा। इसीलिए ये कक्षा में ये नहीं कि बच्चा 8 साल का बच्चा जिद करने लग गया, मैं तो वही लूंगा, मैं तो वही लूंगा, और आपने उसे पकड़ा दिया। अरे चलिए, बच्चे ने पढ़ना है, उसकी इच्छा दे दीजिए। नहीं, आपने उसके साथ इनजस्टिस कर दिया है। मेरी बात समझ गए? इसलिए बड़ा सोच समझ कर, जहां समझना है वहां काम मत करिए, पूछ लीजिए। पूछने में हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हम भी पढ़ पढ़कर एक्सपीरियंस से सीखे हैं। इसलिए एज अ स्पेशल एजुकेटर, मैं एजुकेशन फील्ड से ही हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बट आई वर्क फॉर 30 years। तो मेरा अनुभव यह है कि जहां नहीं आता है वहां पता कर लीजिए, पूछ लीजिए। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हम उससे पीछे रहे थे कई बार, तो पढ़कर काम चला लेते हैं, सीख लेते हैं। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर, अब समय की बाध्यता को देखते हुए एक अंतिम प्रश्न और जी। हम लोग ले लेते हैं। क्षमा चाहूंगा, जी। आपका समय ज्यादा ले रहा। जी ये जी बाल जी मुकुंद जायसवाल जी ने एक प्रश्न किया है सर कि कक्षा में एक शिक्षक को शुरू में पता नहीं चल पाता है कौन सा छात्र पूर्ण दृष्टिबाधित है और कौन सा अल्प दृष्टिबाधित है। इसके लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? इसके लिए कुछ नहीं करना। आपने 2 चीजें हैं, उनका सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए। जब बच्चा कक्षा में है तो आपके पास उनके फाइलें तो होती हैं, उसमें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लिखा होता है, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्जर्वेशन द्वारा जो बच्चा है उसके हेड मूवमेंट्स को आप देख लीजिए, उसके सिर कहाँ हिल रहा है। दृष्टिहीन भी सिर हिला सकता है, लेकिन लो विजन बच्चा आपको अटेंटिव हो सकता है आपको आंखों में आके देख के बात कर रहा हो। दृष्टिहीन हो सकता है सिर नीचे करके बैठा हो, आपकी तरफ ना देख रहा हो। तो ऑब्जर्व कर लीजिए और उसके कागज से पता चल जाएगा। एक दिन नहीं पता लगा, दूसरे दिन पता चल जाएगा। हमारे साथ जब कोई काम करने आता है दफ्तर में, तो हम कहते हैं ना, आज हमारे साथ एक नए लेक्चरर ने ज्वाइन किया है, हम बहुत खुश होते हैं। 2 दिन बाद हमारी खुशी थोड़ी कई बार कम हो जाती है। क्यों? अरे यार, पसंद नहीं आया, उसका नेचर ठीक नहीं है, पता नहीं कैसी कैसी बात करता है वो पढ़ाई की बातें कम करता है, घूमने की बातें ज्यादा करता है, वगैरह वगैरह। आप लोग मेरा इशारा समझ गए। तो हम ऑब्जर्व द्वारा, जब आप मिलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, बात करते देखते हैं, तो हम उसके गुणों को पहचान जाते हैं। इसी प्रकार से बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन द्वारा बहुत कुछ पता चल जाता है। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, क्लास में बात करता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक सर। मेरा प्रश्न है। हाँ सर। अरे जी श्रीमान जी, मुझे भी शामिल करें। मेरा एक जी सर प्रश्न है, एक निवेदन भी है। बिल्कुल। सर, निवेदन ये है कि मैं शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में दायित्व शिक्षक के रूप में समाजशास्त्र विषय में हूँ, और हमारे यहाँ इस प्रकार के बच्चों का एक अच्छा जमावड़ा भी है, और इस परिवेश से शकुंतला मिश्रा उसका एक केंद्र भी है। तो मैं विजुअल इम्पेयरमेंट क्षेत्र का नहीं हूँ, लेकिन मेरा लगाव और मेरे कार्यशैली और मेरा ओरिएंटेशन रहता है ऐसे बच्चों के साथ में। तो एक थोड़ा सा मार्गदर्शन के रूप में आप ये थोड़ा सा बताने का कष्ट करें कि ऐसे वीआई बच्चों के साथ में लो विजन और जो वीआई बच्चे हैं, इनके साथ हम कैसे किस प्रकार का व्यवहार करें ताकि इनके अंदर सब्जेक्ट के प्रति, वर्तमान समाज के प्रति, संस्था के प्रति एक आत्मिक बोध के साथ जो है एक आत्मविश्वास पैदा हो। तो थोड़ा सा मार्गदर्शन मैं सर आपका चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। एक बड़ा ही सिंपल प्रश्न, पर इसका उत्तर भी उतने ही बेहतर तरीके से मैं देना चाहूंगा। देखिए, दृष्टिहीन के साथ जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले मान के चलिए कि उसके अंदर पोटेंशियलिटी की कमी नहीं है। वो सब काम कर सकता है जो मैं और आप कर सकते हैं। तो एक तो हमारी सोच हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए उसके प्रति,
वो क्या नहीं कर सकता है। हो सकता है कोई दृष्टिहीन चाय ना बनाना जानता हो, खाना ना बनाना जानता हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो मैं भी नहीं जानता हूं, शायद आप भी ना जानते हो, कई लोग नहीं जानते हैं। हमारे पास तो, हम तो दृष्टिवान हैं। नंबर एक, हम हमेशा उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बातें करें, नेगेटिव की बात हमें कभी करनी नहीं है। जब तक कोई पूछे ना उसकी कमी के बारे में, तब तक हमें करनी नहीं चाहिए। आमतौर पे हमारे अंदर हम लोगों में एक खुजली से मची रहती है, मैं शब्द का सॉरी यूज कर रहा हूं, कि पड़ोस में क्या बन रहा है उसकी ज्यादा चिंता रहती है। वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उस पर हमें क्या कर सकता है फोकस करें, क्या नहीं कर सकता है उस पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम उसके साथ, आपने कहा व्यवहार की बात करते हैं, जब उससे बात करें आप उसका नाम लेकर उसको बुलाएं। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से उससे बात करें। उन्हीं शब्दों का यूज करें जो आप मेरे से करना चाहते हैं या मेरे से करते हैं, या अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से जो शब्द यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार के आप यूज करें, वही शब्द यूज करें। आप उनके साथ पहाड़ घूमने जाते हैं तो यही बोलिए, देखिए सैनी साहब, मैं बहुत दृष्टिहीन हूं, मैं आपके साथ घूमने जाता हूं, तो आप यही बोलिए कि देखिए सैनी साहब, सामने सामने देखिए। अब ये मत कहिए ओहो आप तो दृष्टिहीन है, आप सामने क्या देखेंगे। तो भाई ऐसे न मत बोलिए, आप मेरे साथ वही वार्तालाप करिए जैसे आप, मुझे ठेस पहुंचेगी नहीं तो। मैं दृष्टिहीन बेशक हूं, लेकिन मैं शब्दों को समझता हूं। आप मेरे साथ लुक एंड सी वाली बात करिए। आप मेरे को कोई घड़ी दिखाते हैं, आप नया मोबाइल लेके आते हैं, तो मेरे से ये मत कहिए कि देखिए सनी साहब, इसको जरा टटोल के देखिए, टटोल के पहचानिए कैसा लग रहा है आपको ये। आप सिंपली मोबाइल मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं आपसे बेहतर तरीके में उसको आपको बता पाऊंगा। तो आप वही शब्दों का इस्तेमाल करिए जैसे आप आम लोगों के साथ करते हैं। हमें खुशी मिलेगी, दृष्टिहीनों को खुशी मिलेगी। ठीक है जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, आपकी व्यस्तता को दृष्टिगत रखते हुए, अब मैं सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूंगा कि आपके संभवतः सभी प्रश्नों का समन सर ने कर दिया है। और आज चैट बॉक्स में जो भी चैट आई है, एक एक चैट को सर देख रहे थे, और मैंने भी देखा, अभी तक हम लोग जो वेबिनार कराते हैं उसमें इतनी सजगता के साथ चैट बॉक्स में अपनी बात रखना और फ्रूटफुल तथा इतने बेस्ट नॉलेज को जिस तरीके से आपने रखा सर, आपके प्रस्तुतिकरण पर किसी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह तो कभी रहा ही नहीं, लेकिन श्रेष्ठता की उन्नता आज रही है। और देख करके बड़ा मन गदगद है कि हमारे सभी श्रोता आज ज्ञानार्जन को प्राप्त किए हैं। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन के लिए सीआरसी लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रहे श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के अतिथियों का, विशिष्ट जनों का, श्रेष्ठ जनों का आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय श्री विकास मिश्र सर। पहले तो मैं हमारे कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय श्री मंजीत सिंह सैनी सर को मैं सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सर ने अपने व्यस्ततम समय में से, आज बहुत सर का मीटिंग चल रही थी और सर ने हमें समय दिया हमारे इस वेबिनार में आकर, और जो भी सर ने आज इंफॉर्मेशन दी है, जो जानकारी दी है, हम लोगों का जो ज्ञान बढ़ाया है, वो सच में ही हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और भविष्य में हम इस ज्ञान के जरिए अपने उन अल्प दृष्टि बाधित जो भी बालक या बालिकाएं हैं, उनकी जो एजुकेशनल, जो शैक्षिक बाधाएं हैं, उनको पार कर पाएंगे और उनके लिए शिक्षा के नए आयाम स्थापित कर पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमसे जुड़े। धन्यवाद के इसी क्रम में मैं हमारी आईपीएच की डायरेक्टर महोदया श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनके मार्गदर्शन में हम लोग इस तरीके के वेबिनार आयोजित कर पाते हैं। धन्यवाद के इसी क्रम में मैं हमारे आदरणीय डायरेक्टर श्री रमेश पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि सर के कुशल नेतृत्व में और
ऊर्जावान नेतृत्व में हम लोग इस तरीके के वेबिनार आयोजित कर पा रहे हैं और इस तरीके के जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको लेकर अपने प्रतिभागियों के सम्मुख उपस्थित हो पा रहे हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आईटी एक्सपर्ट का, जिन्होंने इस वेबिनार में अपना सहयोग दिया और इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए अपना समय दिया। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद के क्रम में अपने हमारे इस वेबिनार में जुड़े हुए उन तमाम प्रतिभागियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी वजह से यह वेबिनार सफल हो पाया है और जिनकी उपस्थिति ही किसी भी वेबिनार को सफल या असफल बनाने के लिए आवश्यक होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में धन्यवाद करना चाहूंगा सीआरसी के उन तमाम अधिकारी महोदयों का और हमारे सहयोगियों का, जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए हमें सहयोग दिया। और अंत में एक बार फिर से सर मंजीत सिंह सैनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करते हुए सर को धन्यवाद कर रहा हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे भविष्य में यही आशा चाहूंगा कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि भविष्य में भी इस तरीके के वेबिनार में आप हमारा सहयोग करें, जिससे कि हम अपने प्रतिभागियों को कुछ अच्छी नॉलेज दे सकें। तो सर अगले वेबिनार के लिए मैं एक मोबिलिटी एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सर लो विजन पे मोबिलिटी का कुछ आप हमारे प्रतिभागियों को बताएं और जल्द ही इस वेबिनार के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा और आपकी जो एज अ रिसोर्स पर्सन आपकी विशेषज्ञता वो रखना चाहूंगा। तो सर प्लीज अगले वेबिनार में मैं यहीं से आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अब आप बुलाएं, हम जरूर जुड़ेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सभी का धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी प्रतिभागी एग्जिट हो सकते हैं और फीडबैक लिंक आपको सेंड किया जा चुका है और फीडबैक लिंक जैसे ही आप भरेंगे उसके कुछ ही समय बाद आपको जो भी आपका ई सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग चिंता मत करें, आप सभी को ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। फीडबैक फॉर्म भरने के बाद आप सभी लोग लेफ्ट हो सकते हैं। थैंक यू। विकास सर, इसके नंबर जुड़ेंगे क्या? सॉरी, इसके नंबर जुड़ेंगे इस सर्टिफिकेट के? ये सीआरई प्रोग्राम नहीं है, इसलिए यह सिर्फ आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए है, ज्ञान वर्धन करने के लिए है। इसमें कोई भी सीआरई के नंबर नहीं दिए जाते हैं। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू। आज का यह कार्यक्रम या सीआरसी लखनऊ के द्वारा इस तरीके के जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, आपकी योग्यता वृद्धि और आपके शिक्षण प्रशिक्षण के अंतर्गत जो आपने ज्ञानार्जन किया है, हमने ज्ञानार्जन किया है, उसमें कितनी और तीव्रता लाई जाए, उसमें कितनी और श्रेष्ठता लाई जाए, कितना नवीनीकरण लाया जाए, इस हेतु ये आयोजन किए जाते हैं। तो मैं सभी प्रतिभागियों को कहना चाहूंगा कि सीआरई के कोई नंबर नहीं है, लेकिन उन नंबरों से अधिक ज्ञानार्जन का पक्ष रहता है। आज आप सभी लोगों ने बड़ी ही ऊर्जा के साथ और बड़ी ही चेतनापूर्ण भाव से सुना तथा अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो इस कार्यक्रम की पूर्णता के समय में आधिकारिक रूप से इस कार्यक्रम को पूर्ण करते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से सीआरसी लखनऊ के जितने भी अधिकारी कर्मचारी अपने आशीर्वचन स्वरूप, अपने सहयोग स्वरूप सभी जो जुड़े रहे हैं, सभी को यह पटल बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू सर। लिंक नहीं मिल रही है।